हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का जो 64 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले जो है राजनिघट्टू में अपन जो है लास्ट क्लास में अपन लघु पंचमूल वृहत पंचमूल ये थोड़ा देख रहे थे, ठीक है। कौन से आचार्यों ने क्या क्या बताया है वो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पे उसी का ही एक पोर्शन बचा हुआ था, तो कि राजनिघट्टू ने मेनली जो है लघु पंचमूल को पंचगण की संज्ञा दी है, ठीक है। जब भी पूछा जाए राजनिघट्टू ने लघु पंचमूल को क्या बोले हैं, तो राजनिघट्टू ने मेनली जो है लघु पंचमूल को पंचगण कहा है, पंचगण कहा है। राजनिघट्टू ने पंचगण किसको कहा है? लघु पंचमूल को कहा है। ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो राजनिघट्टू ने पंचगण किसको कहा है? तो लघु पंचमूल को कहा है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो तृण पंचमूल, तृण पंचमूल, तो तृण पंचमूल के विषय में बोला गया है। तो वांग भट्ट ने तृण पंचमूल को हास्व पंचमूल की संज्ञा दी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा ही आ सकता है कि हास्व पंचमूल क्या है, ठीक है। आचार्य वांग भट्ट के अनुसार हास्व पंचमूल क्या है? तो आपको याद रहना चाहिए कि जो तृण पंचमूल है उसे ही क्या है? हास्व पंचमूल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्षीर त्रय के विषय में बात करते हैं। तो क्षीर त्रय के अंतर्गत आपको पता है कितने तीन क्षीर जो है वो आएंगे। कौन से वो तीन क्षीर हैं? तो आपका अर्क, स्नुही और अस्मातक, इनके जो दूध होते हैं, ठीक है, क्षीर होते हैं, उनको क्या है? क्षीर त्रय के अंतर्गत रखा गया है आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। तीन ये जो द्रव्य हैं, अर्क, स्नुही और अस्मातक, तीनों के जो ये बोल सकते हैं कि जो दूध होते हैं, क्षीर होते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? क्षीर त्रय बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं अपन लोग, ये तो चरक के अनुसार हो गया। फिर रस तरंगणी ने मेनली क्षीर त्रय के विषय में क्या बोला है? तो रस तरंगणी ने मेनली जो है आपका स्नुही, अर्क और वट, ठीक है, इनके जो क्षीर है उसको क्या है? क्षीर त्रय में वर्णित किया है, ठीक है। तो अर्क, स्नुही और जो वट है उसके जो क्षीर है उसको रस तरंगणी के ने मेनली क्षीर त्रय के अंतर्गत इंक्लूड किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चरक के अनुसार पूछा जाए तो अस्मातक जाएगा और वट, ठीक है, मेनली रस तरंगणी के अनुसार। फिर बात करते हैं जो अर्क होता है, जो अर्क होता है उसको मेनली जो है क्या प्रॉपर्टी होता है? तो ये वमन और विरेचन दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। तो वमन के लिए और विरेचन के लिए दोनों के लिए अपन अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। जो स्नुही होता है वो मेनली विरेचन के लिए प्रयोग होता है और अस्मांतक जो होता है वो वमन के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो अगर अर्क जो होता है वो वमन विरेचन दोनों का काम करते हैं, स्नुही जो होता है वो विरेचन का काम करते हैं, अस्मांतक जो होता है वो वमन का काम करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो पर्याय रत्नमाला के लेखक कौन है? तो माधवकर जी हैं। तो पर्याय रत्नमाला के लेखक कौन है? तो माधवकर जी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बोला गया है गुण रत्नमाला के लेखक कौन है? तो आपका भाव मिश्र जी हैं। तो गुण रत्नमाला के जो लेखक हैं वो कौन है? भाव मिश्र जी हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बोला गया है कि सुश्रुत ने जनपदोध्वंस का मरक नाम से उल्लेख किया है, ठीक है। तो आपका बोला गया है कि जब पूछा जाए आचार्य सुश्रुत ने क्या है मरक किसको बोला है? तो मरक किसको बोला है? तो मेनली जनपदोध्वंस का वर्णन किया है। मरक के नाम से जनपदोध्वंस का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा। जनपदोध्वंस का जो वर्णन है आचार्य चरक ने क्या है, जनपदोध्वंस जो है करके किसने बोला है? तो आचार्य चरक ने मेनली बोला है। जनपदोध्वंस मेनली आचार्य चरक ने बोला है विमान स्थान में। इसके अलावा भेल ने जनमारक नाम से इसका वर्णन किया है। तो भेल के अनुसार जनमारक क्या है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो जनमारक जब पूछा जाए तो वो क्या है आपका? मेनली भेल के अनुसार जनमारक क्या है? तो जनपदोध्वंस है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रधान इंद्रिय, तो प्रधान इंद्रिय आपका बोला गया है आपके मेनली जो है चाक्षु इंद्रिय जो होते हैं वो श्रेष्ठ इंद्रिय होते हैं, ठीक है। और सर्व इंद्रियाणाम प्रधानम, ठीक है। आचार्य जो आपके अष्टांग हृदय जी हैं, ठीक है, मतलब आपके वांगभट जी हैं और चाणक्य हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है आपका जो चक्षु इंद्रिय है, ठीक है, उसे प्रधान इंद्रिय माना है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि वांगभट के अनुसार प्रधान इंद्रिय क्या है? तो चक्षु इंद्रिय, ठीक है। सर्व इंद्रियाणाम नयम प्रधानम। फिर व्यापक इंद्रिय किसको बोलते हैं? तो जो स्पर्श इंद्रिय है, ठीक है, उसे व्यापक इंद्रिय आचार्य चरक ने बोले हैं। फिर मन व आत्मा जो होता है वो अध्यात्म द्रव्य है, ठीक है। तो आपका आध्यात्मिक जो द्रव्य है उसके अंतर्गत क्या आता है? आपका मन तथा आत्मा आता है। इसके अलावा मन तथा मन के अर्थ बुद्धि व आत्मा आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह है, ठीक है। तो मन तथा मन के अर्थ बुद्धि व आत्मा आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह है। ये आपको याद रहना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है? तो आगे आपका जो है यहाँ पे आपका बोला गया है मनोअर्थ बुद्धिरात्मा चेत आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, ठीक है। ये आचार्य चरक ने बोला है, ठीक है, कि आपका जो है जो अध्यात्म जो द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य है गुण संग्रह है,
उसके अनुसार क्या आता है आपका मन तथा मन के अर्थ बुद्धि और आत्मा आता है। ये आपका कोटेशन है। फिर बात करते हैं संख्या भेद से जो वस्ती होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, कर्म काल योग वस्ती। तो जो कर्म वस्ती होता है उसमें टोटल 30 जो वस्ती उसका योग होते हैं कौन से हैं, तो 1, 12, 12, 5, ठीक है। 1 अनुवासन, 12 निरोध, 12 अनुवासन, 5 फिर उसके अंदर 5 अनुवासन। तो इसको अल्टरनेट क्रम में दिया जाता है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका काल वस्ती के विषय में बताया गया है। तो काल वस्ती को भी हमने डिस्कस कर लिया है, 16 होते हैं, ठीक है। इसमें 1 अनुवासन, फिर उसके बाद में 6 निरूप, फिर 6 अनुवासन, फिर 5 अनुवासन, ठीक है। तो ये मिल आपका बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है चरक के अनुसार, जबकि वांगभट्ट ने 16 बताया है, ठीक है। तो वांगभट्ट ने भी 16 बताया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो योग वस्ती, तो योग वस्ती की 8 है संख्या, ठीक है। कौन सा, तो 1 अनुवासन, 3 निरु, उसके बाद में आपका ये फिर से 3 है, ठीक है, इसको सुधार लेना, 3 अनुवासन फिर 1 अनुवासन, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों को अल्टरनेट देते हैं अपन। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है, अष्टांग हृदय के अनुसार पंच कर्मों का काल मर्यादा बताया गया है, ठीक है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार जो पंच कर्म है उसके काल मर्यादा के विषय में यहाँ पे बात करते हैं। तो 5 वर्ष से कम आयु में मेनली कवल जो है निषेध है, ठीक है। कवल किस में निषेध है, तो 5 वर्ष से कम आयु में, जो 5 वर्ष है उससे कम आयु में क्या है, कवल निषेध है। 7 वर्ष से कम तथा 80 वर्ष से ऊपर का जो आयु है, ठीक है, उसमें क्या है, नश्य निषेध है। तो 60 वर्ष से कम तथा 80 वर्ष से ऊपर के आयु में क्या है, नश्य निषेध बताया गया है। 10 वर्ष से कम तथा 70 वर्ष से ऊपर के आयु में वमन व विरेचन जो है वो निषेध है। तो 10 वर्ष से कम तथा 70 वर्ष से ऊपर के आयु में वमन व विरेचन जो कर्म है वो निषेध बताया गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं 18 वर्ष से कम के आयु में धूम्रपान को निषेध बताया गया। तो 18 वर्ष से कम आयु में क्या है, धूम्रपान निषेध है। तथा प्रतिमर्श जो नश्य है उसमें आपका बोला गया है कि बस्ती की भांति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अपन जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उत्तम बताया गया जो प्रतिमर्श नश्य है। तो ये कुछ जो क्राइटेरियाज हैं वो उससे आपके सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वमन निषेध है 5 वर्ष से कम आयु में, ठीक है। नश्य से कब निषेध है, तो 70 वर्ष से कम और 80 वर्ष से ऊपर के आयु में। वमन विरेचन कब निषेध है, तो 10 वर्ष से कम और 70 वर्ष से ऊपर के आयु में। धूम्रपान कब निषेध है, तो 18 वर्ष से कम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका जो पासवर्ड है वो मैं जो वमन तथा जो विरेचन है, ठीक है, वो कब निषेध है, तो 10 वर्ष से कम और आपका 70 वर्ष से अधिक में, ठीक है। तो ये मेरा आपका पासवर्ड रहेगा VV1070, ठीक है। तो 1070 ये मेरे आपका पासवर्ड रहेगा। तो ये आपको याद रखना है इस नोट्स का। फिर बात करते हैं सारंगधर के अनुसार पंचकर्म में निषेध काल कौन से पंचकर्म कौन से काल में निषेध है आचार्य सारंगधर के अनुसार। तो उन्होंने यहाँ पे सारंगधर संहिता जब आप पढ़ते हो तो पूर्व खंड में ये श्लोक मिल जाएगा कि कवल पंचमाद वर्ष दृष्टा मन्यस्य कर्माचा विरेका षोडशाद वर्षा विशेषतश्च मैथुने। यानी कि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, जो आपका ये बोल सकते हैं कि जो अंजन है, ठीक है, आपका लेप हो गया, स्नान हो गया, अभ्यंग हो गया, वमन हो गया, प्रतिमर्श नस्य हो गया, ठीक है। ये क्या है, जन्म प्रभूति, ये मेनली बताया है। जो कवल जो गंडूस होता है, यहाँ से आपका बोला गया ना, कवल और गंडूस जो होता है वो 5 वर्ष के पश्चात मेनली जो है आपका निषेध बताया गया, ठीक है। मतलब 5 वर्ष के पश्चात ही कर सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष से पहले इसे क्या है, ये निषेध होता है कवल और गंडूस। नस्य जो कर्म होता है वो 8 वर्ष के पश्चात कर सकते हैं, यानी कि 8 वर्ष से पहले ये जो है निषेध काल बताया गया है। और विरेचन जो कर्म है वो 16 वर्ष के पश्चात करा सकते हैं। तो 16 वर्ष के पहले जो काल रहेगा, ठीक है, वो क्या है, विरेचन जो है निषेध रहेगा। और स्त्री संग व मैथुन में बोला गया है कि 20 वर्ष के पश्चात, ठीक है। तो ये मेरे आपको याद रखना है, ये जो है निषेध काल बताया गया है, ठीक है। मतलब निषेध काल मतलब इसके बाद में अपन करा सकते हैं, इसके पहले नहीं करा सकते। फिर उसके बाद में बात करते हैं उपनः श्वेत के विषय में। तो उपनः श्वेत के विषय में क्या बोला गया है, तो उपनः श्वेत के विषय में आचार्य चरक ने निराग्नि मेनली जो है बताया है, ठीक है। इसके जो उपनः श्वेत है उसको क्या है, आचार्य चरक ने निराग्नि श्वेत बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने साग्नि श्वेत बोले हैं। इसके अलावा जो आपके अष्टांग हृदय है वो चक्रपाणी हैं, उन्होंने साग्नि व निराग्नि दोनों प्रकार का माना है। तो ये आपको याद रखना है। फिर पदार्थ चंद्रिका में जो आपका चंद्रनंदन है, ठीक है, उन्होंने क्या है 10वीं सदी जो है अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टीकाएं अपन देख रहे हैं कि पदार्थ जो चंद्रिका है वो टीका किसने, चंद्रनंदन ने 10वीं सदी में अष्टांग हृदय पर मेनली लिखी है। तो अष्टांग हृदय पर टीका कौन सी है, तो चंद्रनंदन 10वीं सदी, ठीक है।
पदार्थ चंद्रिका। इसी प्रकार चरक चंद्रिका जो है उसको गयादास ने लिखा है, हमने इसको पढ़ा भी था, ठीक है। गया था दास क्या लेने, न्याय लेने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चरक चंद्रिका बोला गया। चरक चंद्रिका जो है, ठीक है, वो ये दूसरा वाला अपन लोगों ने उस टाइम याद किया था, ठीक है। जब चरक चंद्रिका पूछा जाए तो गयादास ने इसको भी लिखा है और गयादास ने न्याय चंद्रिका को भी लिखा है, ठीक है। तो जो चरक चरक के पास कौन गया, गयादास गया, ठीक है। तो चरक चंद्रिका गयादास चरक संहिता पर टीका लिखी। और जब गयादास का पूछा जाए, न्याय चंद्रिका या बृहद पंजिका जो टीका है वो 11वीं सदी की है और उस पर सुश्रुत ने जो है मेनली गयादास ने जो है टीका लिखी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है निदान स्थान पर। इसके अलावा गयादास को चंद्रिका की उपमा दी गई है, ठीक है। तो जो गयादास है उसको क्या है, चंद्रिकाकार की उपमा दी गई है, ठीक है। तो जो ये भी चीज़ को याद रखना है क्योंकि गयादास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये वाला न्याय चंद्रिका वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो गयादास है उसको क्या है, चंद्रिकाकार का उपमा दिया गया है। इसके अलावा त्रिफला जो होता है वो रसायन प्रथम का प्रयोग समय के अनुसार बताया गया है। तो जो त्रिफला रसायन है, त्रिफला रसायन जो प्रथम है उसका जो प्रयोग है समय के अनुसार बताया गया है। जैसे कि नीचे में आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें आपको बताया गया है कैसे कैसे करके करना है। जैसे कि अगर बात करें, ठीक है, तो भोजन के पूर्व अगर देना है, ठीक है, सेवन काल यहाँ पे बताया गया त्रिफला रसायन का, फिर मात्रा बताया गया है, फिर चरक के अनुसार जो आपका मात्रा है, ठीक है, मतलब वो आपका बोला गया है, और जो भेल के अनुसार जो मात्रा है वो भी यहाँ पे आपका बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन के पूर्व, तो भोजन के पूर्व यानी कि आपका कौन सा अवस्था होता है, भोजन के पूर्व की अवस्था क्या बोलते हैं, प्राग, जो आपका प्रागभूत जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या आपका 2 विभूति की मात्रा में मेनली जो है त्रिफला जो रसायन है उसका सेवन करना चाहिए। जब चरक के अनुसार वह भेल ने क्या है आम्लिक प्रमाण बोला है, ठीक है। फिर बात करते हैं भोजन के बाद यानी कि भुक्तवा। तो भुक्तवा अवस्था में मेनली जो है 4 आम्लिका के प्रमाण की मात्रा में मेनली जो है त्रिफला रसायन का सेवन करना चाहिए, यह आचार्य चरक ने बोला है। जबकि जो आपके भेल हैं उन्होंने जो आपका हरितिकी है उसके प्रमाण के बराबर जो है मेनली जो त्रिफला रसायन है उसका सेवन करने के विषय में बताया। फिर भोजन के जीर्ण होने पर यानी कि जीर्णांतर की जो अवस्था होती है उसमें क्या है, चरक ने 1 हरितिकी के बराबर जो है जो त्रिफला रसायन है उसका सेवन करने के विषय में बताया है। इसके अलावा जो भेल है उन्होंने विभितिकी के प्रमाण की मात्रा में जो है त्रिफला जो प्रथम रसायन है उसका सेवन करने के विषय में बताया। तो ये चीज़ याद रखना, त्रिफला प्रथम रसायन के विषय में यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना, प्रागभूत, भुक्ता तथा जीर्णोन्तान, ठीक है। तो जीर्णांतर अपन क्या करते हैं, आचार्य चरक के अनुसार 1 हरितिकी और भेल ने विभितिकी। इसके अलावा भुक्तवा 4 आम्लकी और हरितिकी मेनली भेल ने, और जो प्रभुक्त जो अवस्था है उसमें आचार्य चरक ने 2 विभितिकी और भेल ने आम्लकी प्रमाण। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।